जैसा कि आप लोगों को पता होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जीव विज्ञान का रिवीजन कर रहे हैं और इस तरह से इस टेस्ट में हम लोग 100 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन आज प्रयास करेंगे सभी को यहाँ पे सॉल्व करने का। ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, मानव शरीर के तंत्र, और इसीलिए काफ़ी लंबा टाइम भी लग रहा है। और हम प्रयास ये भी कर रहे हैं कि केवल आपको क्वेश्चन ना बताया जाए, कोई कोई अगर टफ टॉपिक है तो क्लास नोट से आपको उसको रिवाइज भी करवा दिया जा रहा है। बहुत कम समय ले रहे हैं, 5 से 10 मिनट या 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपका हम टाइम ले रहे हैं, क्लास नोट से रिवाइज करवा दिया जा रहा है। फिर उसी से रिलेटेड जो यहाँ पे MCQ आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो आपको बता दे रहे हैं, तो आपको याद करना थोड़ा सा आसान होगा। अगर पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको ये पता भी चल रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, और उसके बाद अगर नया टॉपिक यहाँ पे आता है, नया क्वेश्चन यहाँ पे आएगा तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय से, तो उसको पढ़ने से पहले या उस क्वेश्चन को बनाने से पहले इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेंगे, जिसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हार्मोन वगैरह भी है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा आपको बता देंगे और उसके बाद क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होता है ना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हर क्वेश्चन में आपको समझाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक ही बार आपको सारा चीज़ जो है वो बता दिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि 100 तक तो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 बोलता है, मानव वृक्क अस्मरी किडनी स्टोन में कहा जाता है, पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या होता है। तो जो हम लोग किडनी का स्टोन बनता है उसमें क्या मिलता है, यूरिक अम्ल मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, कैल्शियम ऑक्सलेट मिलता है, या कैल्शियम सल्फेट मिलता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे दिया जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट। तो इस तरह से यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्पाइनल कोड जो है कशेरुकी रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। 13 है, 31 है, 33 है और आपका 12 है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है। तो आपको पता होगा, अगर आप नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए, सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपयुक्त तीनों के लिए ये ना जिम्मेदार है, ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ के या ऑप्शन पढ़ के ही लग रहा है कि मस्तिष्क जो है वो तीनों चीज़ों के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन या नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, मस्तिष्क में है, जिसमें सेरेब्रम आ रहा है, फिर अनुमस्तिष्क सेरेब्लम आ रहा है, कशेरुकी रज्जु स्पाइनल कोड आ रहा है, तंत्रिका कोशिका नर्वस सेल आ रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसका जो सेंटर होता है वो कहाँ पे होता है, कहाँ से वो कोऑर्डिनेट किया जाता है, तो ये हो जाता है स्पाइनल कोड। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नर्वस सिस्टम से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, तो हम जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे क्लास नोट से क्विक रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सारा चीज़ जो है आपका क्लास नोट्स में आ ही जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा जो क्लास नोट्स है वहाँ से आपको बताने का प्रयास करते हैं। अगर आपको लगता है ये सब सारा चीज़ आपको आता है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जो हम यहाँ पे MCQ सॉल्व करवाए हैं या आपको जो PDF दिया गया है जिसको आप सॉल्व किए होंगे, उसका आंसर आप चेक कर सकते हैं वीडियो को आप फॉरवर्ड करके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय। तो कहा जाता है कि मनुष्य का शरीर में बहुत सारा क्रिया होता है और उस क्रिया को कोऑर्डिनेट करना होता है और उसमें कंट्रोल करना होता है। जैसे कि हाथ है, पैर है, हार्ट बीट हो रहा है, किडनी फंक्शन कर रहा है, बहुत सारा शरीर में ऐसा फंक्शन होता है। अगर इनके बीच में, अलग अलग अंगों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो हमारा शरीर जो है वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए शरीर में समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करने के लिए हम लोगों के पास 2 सिस्टम यहाँ पे होता है। जो हम लोग यहाँ पे पहला सिस्टम जानते हैं वो होता है नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नर्वस सिस्टम के द्वारा जो तंत्रिका तंत्र है उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपने पूरे शरीर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे होता है ना, हम लोगों का देश का भी प्रशासन होता है, तो देश का प्रशासन जो होता है उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट अगर नहीं करेंगे तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगा। उसी तरह से पूरा शरीर में अगर आपका जो भी ऑर्गन है उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, एक दूसरे से समन्वय उन अंगों का नहीं होगा, या उसमें कंट्रोल किसी तरह का नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, शरीर जो है बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से शरीर के कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए एक नर्वस सिस्टम होता है, और दूसरा जो होता है वो केमिकल कंट्रोल होता है, जिसको हम लोग हार्मोन, हम लोग जानते हैं कि हार्मोन से माध्यम से भी हमारे शरीर के बहुत सारे कार्य जो हैं वो नियंत्रण होते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे या डिटेल में पढ़ेंगे वो हमारा होगा नर्वस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं नर्वस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो किस तरह से होता है।
तो बोलता है जो भी मैमल्स है यानी जंतु हैं उनका तंत्रिका जो होता है नर्वस सेल या न्यूरॉन से तंत्रिका उत्तक और फिर तंत्रिका उत्तक से तंत्रिका तंत्र पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। तो होता है ना, सिस्टम में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि हम लोग का है कि हमारा जो पूरा प्रशासनिक व्यवस्था है वो गांव से ब्लॉक लेवल से होते होते आपका सेंट्रल लेवल तक जाता है। तो वो बहुत सारे अंग जो है आपस में मिलते हैं तब जाके एक सिस्टम बनता है। तो उसी तरह से नर्वस सिस्टम में बहुत सारे यहाँ पे आपके क्या बने हैं, नर्वस सेल बने हुए हैं, और उसी नर्वस सेल के मिलने से आपका पूरा नर्वस सिस्टम यहाँ पे बनता है। तो मानव तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं और दोनों भाग जो है वो कौन सा, अभी अभी आपको एक क्वेश्चन भी छोटा सा दिखा था, वो आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नाम में ही एक केंद्रीय, और दूसरा है पेरिफेरल यानी कि परिधीय करके दिया गया है। फिर केंद्रीय वाला को फिर दो पार्ट में बांटते हैं, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कोड करके यहाँ पे दिया गया। अभी आपको क्वेश्चन पूछा गया था ना कि प्रवृत्ति रिफ्लेक्स एक्शन पर नियंत्रण केंद्र कहाँ से है, सेरिब्रम है, स्पाइनल कोड, नर्वस सिस्टम। तो अगर आपको ये सब सारा चीज़ पता रहेगा तो एक एक क्वेश्चन में हमको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ पे टाइम निकाल के आपको जो क्लास नोट्स है उससे रिवाइज करवा दे रहे हैं, और उसके बाद चीज़ों को वहाँ पे जो भी बताया गया है या जो भी क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो आपको बता देंगे हम। पेरिफेरल में यहाँ पे है, यहाँ पे बोलता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, उसके बाद है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम करके है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो दो कैटेगरी में दोनों को क्या कर दिए हैं, बांट दिए हैं। अब एक एक करके यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हमारा होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिला है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी ब्रेन और स्पाइनल कोड में बांधते हैं। तो हम ब्रेन के बारे में पहले पढ़ लेंगे, फिर स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ेंगे, फिर चैप्टर के लास्ट में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम सारा लाइन को यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है वो जल्दी जल्दी बताएंगे, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया गया, जो कि ऑलरेडी अभी अब फिर से यहाँ पे तीसरी बार रिपीट हो रहा है कि इनको हम दो भाग में बांटते हैं, एक है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कोड। ब्रेन में कहा जाता है ये 3 पाउंड या 1300 से 1400 ग्राम यहाँ पे होता है, संपूर्ण भार का मात्र 2% यहाँ पे इस होता है। मस्तिष्क थोड़ा बहुत आपको आगे पीछे यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ये किताब में लिखा हुआ था तो ये लिख दिया। दूसरा है केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है, कहने का मतलब जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है या कोऑर्डिनेशन है वो यहीं से होता है हमारे शरीर में। तो पूरा बोलते हैं ना कि देश का जो कोऑर्डिनेशन है वो कहाँ से चल रहा है, दिल्ली से। तो उसी तरह से हमारा शरीर का जो कोऑर्डिनेशन है या इंस्ट्रक्शन जो है वो कहाँ से आता है, मस्तिष्क से आता है। उसके बाद बोलता है यह शरीर का जो ऐच्छिक काम होता है जिसको हम अपने अनुसार करते हैं, जैसे कि हाथ है, पैर है, ये जो काम होता है वो भी करता है। दूसरा अनैच्छिक, जैसे कि हमारा फेफड़ा काम करता है, हृदय काम करता है, वृक्क यानी कि किडनी काम करता है। इसमें डायरेक्ट हम लोगों का कंट्रोल नहीं है, तो जो हम लोगों के डायरेक्ट कंट्रोल में है उसको भी कोऑर्डिनेट करने का काम ब्रेन करता है, और जो हम लोग इनडायरेक्टली है ना, जो कि डायरेक्टली कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं, उसको भी ब्रेन ही क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। कर तो हम ही लोग रहे हैं लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है कि हम लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि ये जो है देखने, सुनने, बोलने प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावना, यहाँ से डायरेक्ट है ना कोई क्वेश्चन है आपको नहीं आएगा, ये सब समझ में हम लोगों को आता है। मस्तिष्क जो है एक खोपड़ी स्कल में रहता है, और मस्तिष्क गुहा, ब्रेन है ना बॉक्स, या इसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम के नाम से जानते हैं, उसके अंदर ये सुरक्षित रहता है। यहाँ पे एक लिक्विड रहता है, ये हो सकता है आपको पूछा जाएगा, मेनिंज करके यहाँ पे देता है। एक तंतुमय संयोजी उत्तक है, मस्तिष्क चारों ओर से घिरा होता है, जो कोमल मस्तिष्क को बाहरी आघातों से है ना तथा दाब से ये क्या करेगा, बचाएगा। कहने का मतलब है बाहरी आघात से हमारा जो मस्तिष्क है जो बहुत सेंसिटिव है उसको बचाने के लिए मेनिंज करके एक क्या रहता है, संयोजी उत्तक रहता है। मेनिंज जो है उसमें बोलता है, और मस्तिष्क के बीच में एक सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है, लिक्विड होता है, यह मस्तिष्क को नम बनाए रखता है, उनका जो एक तरह से कह सकते हैं सूखने नहीं देता है। अब हम लोग यहाँ पे ब्रेन के बारे में देखते हैं। ब्रेन को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन बोलते हैं, फिर मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन बोलते हैं। और अग्र फोर ब्रेन को या अग्र मस्तिष्क को फिर से 2 भाग में बांटा गया है, सेरेब्रम प्रमस्तिष्क और डाइंसेफ्लॉन यहाँ पे बांटा जाता है। फिर है आपका पश्च मस्तिष्क को आपका अनुमस्तिष्क, सेरेब्लम, थोड़ा सा अंतर है सेरेब्रम का और सेरेब्लम का, अनुमस्तिष्क इसको बोलते हैं। और इसका दूसरा जो पार्ट होता है मस्तिष्क स्टेम है, ब्रेन स्टेम है। तो इस तरह से हम लोग पूरे ब्रेन को 3 पार्ट में बांटते हैं, और पुनः आपका फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को 2-2 पार्ट में यहाँ पे बांटा गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखते हैं कि
सबका फंक्शन क्या है, वो काम कैसे करता है। तो फोर ब्रेन के बारे में कहा गया है। इसको पुनः दो पार्ट में यहाँ पे अभी जैसा कि आपको बताया गया, सेरेबेलम, प्रमस्तिष्क और डाइंसेफ्लॉन में क्या करते हैं हम लोग बांटते हैं। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाता है। बोलता है हमारा जो अग्र मस्तिष्क है यानी कि फोर ब्रेन है, वो सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से क्या हुआ है, आपका बना हुआ है। और बोलता है यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे दिया गया है, यह एक गहरी लंबवत विदर प्रमस्तिष्क को दो भागों में दाएं और बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों में विभक्त करती है, यानी कि दो पार्ट में ये बटा हुआ। अभी फिगर दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये दोनों गोलार्ध जो है, गोला का जो आधा हिस्सा है, वो तंत्रिका तंतुओं की पट्टी कार्पस कैलोसम करके है, एक नाम है, आप देख रहे होंगे इस स्क्रीन में, वो उससे जुड़ा होता है। जैसे कि ये दो पार्ट जो है ना, दो गोलार्ध है, इसी के बारे में यहाँ पे क्या किया जा रहा था, बात किया जा रहा था। आगे और भी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे लिखे हैं, अगर आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे प्रमस्तिष्क के बारे में बताता है कि सेरेब्रम जो है वो हमारा टोटल जो मस्तिष्क है उसका 2/3 हिस्सा रखता है। और ये आप देख भी पा रहे होंगे फिगर में, ये दो अर्ध गोलार्धों बाएं और दाएं में बटा होता है, जिससे प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं, जो कि अभी आपको एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ था वो इसी के बारे में दिया गया है। पुनः इसको दोनों गोलार्ध जो होता है, यानी कि ये दोनों हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसको फिर से हम लोग 4 कैटेगरी में क्या करते हैं, बांटते हैं, जिसमें फ्रंटियल लोब है, पार्शियल लोब है, टेम्पोरल लोब है और ओसिपिटल लोब है। तो इस तरह से फ्रंटियल है आपका मोटर यहाँ पे दिया गया है, प्री मोटर है ना, मोटर कॉन्टेक्स का ये जो है आपका पार्शियल लूब है ना, फिर ओसिपिटल लूब है और टेम्पोरल लूब है। और इसको पुनः यहाँ पे फिर से यहाँ पे इसको पार्शियल लूब यहाँ पे हाँ ये पार्शियल लोब, सॉरी यहाँ पे ये पार्शियल लोब यहाँ पे है, फ्रंटियल लोब यहाँ पे है, टेम्पोरल लोब जो है यहाँ पे है और ओसिपिटल लोब जो है वो यहाँ पे है। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया है आपका। यह मस्तिष्क अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, यानी कि आपका जो प्रमस्तिष्क है सबसे महत्वपूर्ण भाग में से एक है और सबसे बड़ा हिस्सा भी है, 2/3। तो मस्तिष्क तो सबसे इंपॉर्टेंट भाग होगा ही होगा, उसका तो हर एक भाग जो है इंपॉर्टेंट ही है। कार्य में बोलता है सोचने और समझने की शक्ति होती है, स्मरण शक्ति होती है, किसी कार्य को करने की यहाँ पे प्रेरणा मिलता है। उसके बाद घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट, अनुभव जैसे क्रियाओं का भी यहाँ पे क्या होता है, नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन होता है। मतलब नियंत्रण यानी कि कोऑर्डिनेशन, सॉरी कंट्रोल होता है, और समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन होता है। मस्तिष्क के अन्य भागों पर, कार्यों पर भी यहाँ पे क्या होता है, नियंत्रण होता है। कहने का मतलब है मस्तिष्क के ही दूसरे भागों को भी कोऑर्डिनेट करने का काम आपका सेरेब्रम करता है। आगे बोलता है कि जिस व्यक्ति का यह भाग क्या होता है, औसत से छोटा होता है, वो मंदबुद्धि हो सकता है या मंदबुद्धि होता है। आगे इसी का दूसरा पार्ट हम लोग देखे थे कि डाइंसेफ्लॉन होता है। डाइंसेफ्लॉन जो होता है वो पुनः यहाँ पे दो पार्टों से मिलकर बनता है। एक को बोलते हैं थैलेमस, जो कि ऊपरी भाग होता है और इसका काम क्या है, श्रवण करना है, दृष्टि है, स्वाद है, दबाव है, स्मृति है, भावुकता है ये। फिर हाइपोथैलेमस जो होता है भूख प्यास है ना, शरीर है, ताप है, रक्तचाप है, निद्रा है। अभी आपको पूछा जाएगा कि नींद को कौन यहाँ पे है ना कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस है। ब्लड प्रेशर है, हाइपोथैलेमस है। भूख प्यास, शरीर का जो टेम्परेचर है वो सब कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। प्रजनन क्षमता है, हृदय की धड़कन जो है वो करता है। तो कहने का मतलब है यहाँ जो आपको बाहरी चीज होता है वो थैलेमस करता है, और जो भावनात्मक जो चीज़ होता है वो सब सारा चीज़ जो है हम कर सकते हैं, जो जनरली हमको फिजिकल टाइप से नहीं दिख रहा है, वो हाइपोथैलेमस। ये अपने भाषा में याद करने के लिए आप इसको जान सकते हैं। फिर मिड ब्रेन होता है, मस्तिष्क जो है, मध्य मस्तिष्क जो है, यहाँ पे बोलता है दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं जो हम लोग देखते हैं, उसका तंत्रिकाएं निकल के नेत्रों को जाती है। जैसे होता है ना, हम जो भी चीज़ देखते हैं मस्तिष्क में जाता है, तब रिकॉग्नाइज होता है और हम जानते हैं कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं। तो इस तरह से ये मध्य मस्तिष्क होता है, मेन एक यहाँ पे दिया गया है। फिर पश्च मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन यहाँ पे दिया गया है। बोलता है यह अनुमस्तिष्क, सेरेब्रम और मस्तिष्क स्टेम, ब्रेन स्टेम से मिलकर बना है, जो कि आपको शुरुआती में ही हम बताए थे। अनुमस्तिष्क के बारे में देखिए क्या बोलता है, यह गति के नियंत्रण और नियंत्रण समन्वय। देखिए हम जो भी शरीर में मूवमेंट हम आता है, हम चलते उलते हैं, तो हमारा शरीर में एक क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन बन के चलता है। अगर ये चीज़ हम लोगों का गड़बड़ हो जाए तो हमको चलना जो होता है, जैसे हम शराब पीते हैं तो देखते हैं ना, शरीर असंतुलित हो जाता है ना, कंट्रोल नहीं कर पाता है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर अनुमस्तिष्क किसी तरह से खराब हो जाए या डैमेज हो जाए तो शरीर का जो संतुलन है या कोऑर्डिनेशन है वो है ना, अंगों के बीच वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा और चलने फिरने में हमको दिक्कत हो सकता है। ऐच्छिक पेशियों की गति को इत्यादि को नियंत्रित करता है। तो हाथ है, पैर है, ये सब क्या है, ऐच्छिक है। हम अगर पैर चाहे तो उठा सकते हैं, लेकिन अपने से है ना बिना मतलब का अगर केवल कुछ भी नहीं करें, हाँ कोई भी शरीर में मूवमेंट ना करें और समझे कि किडनी हमारा है ना फंक्शन करना धीरे कर जाए, या है ना आपका बढ़ जाए, या फेफड़ा का कम बेसी कर ले, या हार्ट का है ना
कम बेसी कर ले, ये जनरली होता नहीं है हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में, ये होता नहीं है, लेकिन हाथ पैर डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। तो वो चीज़ को कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम करता है। तो इस तरह से यहाँ पे दिया, अगर अनुमस्तिष्क नष्ट कर दिया जाए तो ऐच्छिक गतियाँ जो है हाथों का परिचालन, पैर मतलब हम चाह के भी अपना हाथ नहीं उठा सकते हैं, पैर नहीं चला सकते हैं, जीभ और जबड़ा जो हम लोग बोलते हैं उसमें भी तो गति हो रहा है, तो वो सब सारा चीज़ जो है हम सेरेबेलम के खराब होने से नहीं कर सकते हैं। फिर लास्ट में यहाँ पे देता है ब्रेन स्टेम करके दिया है, इसके अंतर्गत कौन आता है? पॉन्स वेलाई आता है, श्वसन को नियंत्रित करता है, मतलब हम जो सांस लेते हैं उसको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है ब्रेन स्टेम। ये है ना, पीछे का दिमाग बोलता है ना, पीछे का दिमाग, छोटा दिमाग, है ना, बस उसी का ये क्या है? पार्ट है। फिर है मेंडुला ऑब्लिंगाटा, ये आपको पूछा जाता है धड़कन, हृदय की जो धड़कन है, ब्लड प्रेशर है ना, उसको भी ये थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है। श्वसन की गति का जो दर है कि आपका ज़्यादा होगा कम होगा, वो चीज़ को कंट्रोल करता है। खांसना हो गया, वोमिटिंग हो गया, ये सब पूछता है, छींकना हो गया, ये सब मेंडुला ऑब्लिंगाटा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पाचक रसों के स्राव इत्यादि का भी नियंत्रण जो होता है, अभी हम लोग पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे किस पाचक एंजाइम को छोड़ना है नहीं छोड़ना है, इस सब को भी कंट्रोल जो है वो मेंडुला ऑब्लिंगाटा ही करता है। तो इस तरह से ये मेंडुला ऑब्लिंगाटा है। स्पाइनल कोड यहाँ पे देख लेते हैं, मेंडुला ऑब्लिंगाटा से निकलकर तंत्रिका नाल से होता हुआ शरीर के निचले भाग में ये क्या हो जाता है? यहाँ पे फैल जाता है, और ये रिफ्लेक्स एक्शन का मुख्य केंद्र है। अभी आपको जैसे कि बताया गया था, रिफ्लेक्स एक्शन का मुख्य केंद्र जो होता है वो कौन होता है? स्पाइनल कोड। इसलिए हम बोले थे अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा या पढ़े हुए होंगे पहले से, तो बहुत आसानी से ये सब सवाल है ना हम लोगों का बन जाता है। ये आपको 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन रट लो, ऐसा करने से नहीं होता है। आप क्लास नोट्स पढ़ के फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए, तो आपका है ना 2-4 प्रश्न जो है वही आपको क्लास नोट्स में नहीं मिलेगा, या हो सकता है वो छूट गया होगा, तब पढ़ते दौरान हो सकता है लिखे होंगे, तो वो चीज़ भी आपको नोट्स में मिल ही जाएगा। तो उस समय आपको क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप जब पढ़ रहे हैं उसी समय पढ़ने के बाद बना लीजिए, और अभी आपको क्विक रिविजन करना है, यानी कि जो आप ऑलरेडी पहले बना चुके हैं बस चेक करना है कि कहीं कोई प्रश्न को आप भूल तो नहीं रहे हैं। यही काम आपको करना है, क्योंकि इतने लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हैं, तो पढ़ा हुआ तो हमको लगता है जो पुराने विद्यार्थी हैं उनका बहुत सारा टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस अभी रिवीजन की आवश्यकता है। जितना अच्छा रिवीजन अभी कीजिएगा, जितना बेहतर तरीके से चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा, उतना ही आसान आपका यहाँ पे एग्जाम देना हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे अनैच्छिक क्रिया को ये क्या करता है? संतुलित करता है स्पाइनल कोड, जिसमें हम लोगों का डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पे नहीं रहता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जैसे कि आपको अभी बताया गया था, अगर थोड़ा सा याद हो रहा होगा, तो हम लोग जो है नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रेन भी पढ़ लिए, स्पाइनल कोड भी पढ़ लिया, और पेरिफेरल में यहाँ पे कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ये देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा, तो अगर टाइम रहेगा तो हम उसको भी क्लियर करते हुए फिर आगे का क्वेश्चन बताएंगे। तो बोलता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में यहाँ पे परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी और क्रियात्मक भागों, विभिन्न अंगों, पेशियों आदि से जोड़ने वाली धागे नुमा जो तंत्रिकाएं होती हैं, मतलब शरीर के हर एक अंग से इसको जोड़ देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। जैसे दिल्ली जो है हमारे जो गांव है उसमें डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं कर सकता है, लेकिन पंचायती राज से है ना हम जो है स्थानीय लेवल के गवर्नमेंट को हम कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। स्थानीय लेवल से वो कहाँ पे जाएगा? आपका स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल से वो मुद्दा कहाँ जा सकता है? सेंट्रल लेवल पर। तो इस तरह से पूरा शरीर का कोऑर्डिनेशन यहाँ पे दोनों के मिलने से ही बनता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से भी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भी। तो पेरिफेरियल जो है उसके अंतर्गत सबसे पहले आता है क्रेनियल नर्व्स। यहाँ पे बोलता है 12 जोड़ी यहाँ पे ये क्या होता है? निकलता है। तो ये तो अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ये वाला अभी पूछा गया था। स्पाइनल नर्व्स जो है वो मेरुरज्जु से 31 जोड़ी यानी 12 है ना यहाँ पे क्या होते हैं? धागाएं, आप समझ लीजिए इस तरह से यहाँ पे निकलता है। और ये पूरा सूचना का प्रणाली है, जैसे कि हम लोगों का देश का कैसे सूचना का प्रणाली फैला हुआ है, उसी तरह से पूरा शरीर में इस तरह से इंफॉर्मेशन भेजने के लिए यहाँ पे तंत्रिकाएं जो हैं वो फैले हुए हैं। तो उसी को यहाँ पे पूछा था ना, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज जो हम लोग कर रहे थे उसमें शायद यहाँ पे पूछा था, हमको लगता है यहाँ पे है ना कहीं पे पूछा। हाँ देखिए, कशेरुकी स्पाइनल कोड से है ना से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? अगर जोड़ी यहाँ पे दिया गया है तो 31 होगा, और अगर है ना केवल स्पाइनल कोड से कितनी है ना तंत्रिकाएं निकलती हैं तो 62 यहाँ पे आपका हो सकता था। तो इस तरह से ये टॉपिक हम है ना आपका अधिक कर दिए हैं। अब थोड़ा सा बचाओ, उसको बता देते हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक में क्या होता है? यह उद्दीपन को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के ऐच्छिक अंगों एवं चिकनी पेशियों में क्या करता है? पहुंचाता है। तो कहने का मतलब है जो भी आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसे ऐच्छिक अंग जो है, जो भी हमारा ऐच्छिक अंग है, जैसे हाथ है, पाँव है, जिसको हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, वहाँ पे वो क्या करता है? उद्दीपन मतलब करने का मतलब कोई यहाँ घटना घट रहा है तो उसको वो क्या करेगा? पहुँचाएगा। या त्वचा जैसे संवेदी अंगों
अंगों को मस्तिष्क से क्या करता है, जोड़ता है। जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ गर्म चीज को छूते हैं तो हमको पता चलता है ना कि ये गर्म है, ठंडा है, तो वो चीज़ हमारे मस्तिष्क में जा रहा है, इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल रहा है, तब हम जान रहे हैं कि यहाँ ये ठंडा है, ये क्या है, गर्म है। अगर ये चीज़ काम नहीं करता तो आपको है ना पता भी नहीं चलता कि है ना ये ठंडा है कि गर्म है। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि सुन कर दिया जाता है, सुन कर देने का मतलब क्या हुआ है कि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मस्तिष्क में नहीं जा रहा है ना। तो बस यही चीज़ होता है। यह त्वचा जैसे संवेदी अंगों को मस्तिष्क से जोड़ता है। यह सभी ऐच्छिक पेशियों गतियों, हाथ पैर का धागे नुमा पैरों का है ना घुमाना को करने के लिए मस्तिष्क के अंगों तक क्या करता है, सूचना पहुंचाता है। फिर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या करता है, यह विभिन्न प्रकार की अनैच्छिक क्रिया, यहाँ पे देखिए आपको क्या किया गया, सोमेटिक में है ऐच्छिक क्रिया, ऐच्छिक अंगों का है ना जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहुंचाएगा कि अगर हमको हाथ उठाना है तो मस्तिष्क का इन्फॉर्मेशन जाएगा, फिर मस्तिष्क जो है वहां पे हाथ उठाने के लिए इन्फॉर्मेशन भेजेगा और हाथ हमारा उठ जाएगा। लेकिन जो अनैच्छिक है उसके लिए जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी मस्तिष्क तक नहीं जाता है, तो बोलता है ये कहाँ जाते हैं, इस तंत्र के तंत्रिका उन अंगों पर कार्य नियंत्रण करती है जो हमारे इच्छा के अधीन कार्य नहीं करते हैं, जैसे श्वसन है, हृदय धड़कन है और पाचन है, ऐसा यहाँ पे कर रहा है। इसको दो भाग में बांटा गया है, एक है आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परानुकंपनी। ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करके शरीर की क्रियाओं का क्या करते हैं, आपका कोऑर्डिनेशन करते हैं और कंट्रोल करते हैं। अब दोनों को थोड़ा सा यहाँ पे है ना एक्सप्लेन किया गया है कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है, रुधिर वाहिनियों में संकुचन पैदा करता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, संकुचन पैदा करेगा, तो ये क्या करेगा, उसको फैला देगा। मतलब एगो सिकुड़ रहा है तो एगो उसके अपोजिट काम करता है, उसको फैलाने का। ये हृदय में संकुचन पैदा करेगा तो यहाँ पे ये हृदय के संकुचन को क्या करता है, कम करता है, परानुकंपनी। तो अनुकंपी जो है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के जस्ट उल्टा काम करता है और इस तरह से श्वसनियों को ये क्या करता है, फैलाता है, ये श्वसनियों को संकीर्ण करता है। तो बस इतना ही आपको क्या करना है, काम ये थोड़ा बहुत याद रखना है। ये जो है आपका यहाँ पे है ऑटोनोमस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र काम करता है, जिसमें हम लोग अनैच्छिक एक तरह से कह सकते हैं क्रियाओं पे कंट्रोल रहता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि अचानक किसी चीज़ों से हम लोग टकरा जाते हैं या कुछ भी घटना घट जाता है, तो उसको क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम लोग जो है मस्तिष्क से सूचना या एक तरह से कह सकते हैं आपका अनुमति नहीं लेते हैं, बल्कि स्पाइनल कोड से ही क्या हो जाता है, काम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया होगा तो यहाँ पे फटाक से हम यहाँ पे देख लेते हैं। बोलता है प्रतिवर्ती क्या होता है, यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे एक चीज़ है, हाँ, बोलता है कि मुख्यतः मस्तिष्क में ही ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त उद्दीपनों का विश्लेषण होता है। हम लोग का जो भी काम होगा वो कहाँ होता है, मस्तिष्क। कोई गर्म है तो मस्तिष्क बताता है, कोई है ना ठंडा है तो मस्तिष्क बताता है, ब्रेन बताता है कि ये गर्म है, ठंडा है, और उसके अनुसार से काम होता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति आ जाता है, जैसे कि कोई अत्यधिक गर्म चीज़ को या ठंडी चीज़ को या नुकीली या जहरीली या डरावने जानवर के संपर्क में जब हम आ जाते हैं तो बाह्य उद्दीपनों के प्रति क्रिया जो है अनैच्छिक क्रियाओं है ना क्रिया होती है और इनका नियंत्रण मेरुरज्जु स्पाइनल कोड से होता है। कहने का मतलब है, आप सिंपल सा लॉजिक अभी समझ लीजिए कि हमको जो भी काम करना है केंद्र सरकार के आदेश से ही करना है। लेकिन अगर मान के चलिए यहाँ पे तुरंत दंगा फैल गया तो हम मुख्यमंत्री अगर नहीं है तो मुख्यमंत्री से जब तक कुछ आदेश नहीं मिलेगा तब तक ऐसा थोड़ी है कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तुरंत यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करने का जो भी उसका आना एलिजिबल अधिकारी होगा वो कंट्रोल करने का क्या करेगा, काम करेगा। तो इसीलिए क्योंकि उससे आगे अगर छोड़ दिया जाए तो नुकसान हो सकता है। तो अचानक होता है ना, कभी कभी आप मान के चलिए एकदम कोई दूसरे काम में क्या है व्यस्त है और अचानक ऐसे हाथ को इधर उधर क्या कर रहे हैं, आप इधर उधर हाथ को हिला रहे हैं, उसी दौरान एक नुकीला चीज से आपका हाथ क्या हो जाता है, टकरा जाता है। तो हल्का सा टकराता है नुकीला चीज से, लेकिन आप बहुत तेजी से वहां से क्या करते हैं, उस जगह से हाथ को हटाते हैं। तो वहां पे आपका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा होता है, वहां पे मेरुरज्जु काम कर रहा होता है। क्योंकि अगर मस्तिष्क तक जाता और उसके बाद हटाने के लिए बोलता तो हो सकता है आपका कील में आधा हाथ घुस गया होता, तो उतने में देरी हो जाता। इसीलिए मस्तिष्क तक ना भेज के तुरंत वहां पे कंट्रोल करने के लिए या कोऑर्डिनेट करने के लिए स्पाइनल कोड से ही इंफॉर्मेशन लिया गया और इस तरह से वहां से नुकीला जगह से आपका हाथ को हटवा दिया गया। यही है रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसमें एक क्या होता है, रिसिप्टर होता है, ग्राही अंग होता है जो कि रिसीव करता है। जैसे कि आप टकरा रहे हैं, जैसे नुकीला चीज में आपका हाथ गया तो वहां से रिसीव हुआ, उसके बाद सेंसरी पाथ से वो कहाँ जाएगा, मेरुरज्जु में जाएगा, फिर अपवाही पाथ और प्रेरक अंग में है ना, अपवाही पाथ में कि है ना सूचना देगा, मस्तिष्क सूचना देगा कि हाथ को कि वहां से हटाओ, फिर प्रेरक अंग वहां से हाथ क्या कर लेगा, हटा लेगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे है। बहुत कम समय में हमको लगता है थोड़ा सा है ना 10-15 मिनट तो टाइम लग ही गया होगा,
है ना। 10-15 मिनट में हम आपको जो भी है यहाँ पे बताने का प्रयास किए कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब जल्दी जल्दी यहाँ पे केवल हम यहाँ पे आपको आंसर बता देते हैं और उसके बाद ये जो है हम लोगों का मस्तिष्क वाला जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हम किसी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे जहाँ जरूरी नहीं है। सुई चुभाने पर मस्तिष्क पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करता। ये क्वेश्चन का आंसर दिया था मस्तिष्क, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो किताब देता है उसमें बोलता है मस्तिष्क में दर्द ग्राही का या पेन रिसेप्टर का, यहाँ पे रिसेप्टर का क्या होता है, अभाव होता है, और इसीलिए मस्तिष्क में जो है वो सुई चुभाने से यहाँ पे दर्द महसूस नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया हुआ था, यही आंसर था। इसका क्या बेटर एक्सप्लेनेशन और हो सकता है ये पता नहीं, लेकिन 4 है ना जो ऑप्शन है उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो किताब में या जो ऑप्शन आंसर दिया गया था किताब में वो हम आपको बता दिए मस्तिष्क है। ठीक है, मानव कि मस्तिष्क में स्मरण क्षमता जो होता है वो कहाँ पे होता है, सेरिब्रम में होता है। तो प्रमस्तिष्क होता है जो कि हम लोग पढ़े थे ना, सबसे बड़ा हिस्सा होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मानव शरीर का तापक्रम जो होता है वो किससे कंट्रोल है ना, क्या होता है, जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है। तो ऐसा तो हम लोग देखते नहीं है, सालों भर जो होता है हमारा शरीर का टेम्परेचर जो रहता है वो मेंटेन रहता है। अगर ऊपर नीचे हो गया तो हम कहते हैं कि बुखार आ गया, है ना। तो ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, ये मेंटेन रहता है। तो इस तरह से वार्म ब्लडेड हम लोग हैं। ये पिछले चैप्टर का अगर क्वेश्चन आप बना रहे होंगे या अगर टेस्ट दिए होंगे तो वहां पे आपको बताया गया था। शरीर का तापक्रम किससे नियंत्रित होता है, तो टेम्परेचर जो होता है वो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। फिर है परितृप्ति और प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस थी से होता है। भूख प्यास आपको अभी बताया गया था ना, जब आपको पढ़ाया गया था कि हाइपोथैलेमस, अभी आपको इसीलिए हम क्लास नोट से आपको क्या किए थे, हम बताए थे ताकि आपको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, एक ही साथ चीज़ों को समझा दिया जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ पे आप उसको याद कर सकते हैं। भूख है, प्यास है, शरीर का है ना ताप है, रक्तचाप है, निद्रा है, प्रजनन क्षमता है, हृदय धड़कन है, ये हाइपोथैलेमस इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। मानव शरीर का तापमान है ना जो है वो कितना है, 98.4 है, 98 है, 98.8 है। देखिए पॉइंट में यहाँ पे दिया है ना, और सब एकदम नजदीक में। तो एक्यूरेट जो होता है वही आपको याद करना है, और एक्यूरेट होता है 98.6 है ना डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, 98.6 नहीं दिया गया है क्योंकि 4 भी है, 8 भी है, तो 6 यहाँ पे हम ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पे है ना पूछा जा रहा होगा। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। मनुष्य का शरीर का तापमान यहाँ डिग्री सेल्सियस में दिया गया, तो डिग्री सेल्सियस में तो आपका 37 डिग्री सेल्सियस आपका होता है। उसके बाद है मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक निगरण या उल्टी का है ना नियमन करता है, वोमिटिंग जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, तो यहाँ पे मेंडुला ऑब्लिंगाटा करता है। और ये भी आपको यहाँ पे बताए थे कि देखिए यहाँ पे इसीलिए हम आपको बताए थे कि पहले ही इसको जान लीजिए ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। देखिए मेंडुला ऑब्लिंगाटा में आपको बताया था ना, वो वोमिटिंग करना, छींकना हो गया, खांसना हो गया, है ना। तो ये सब जो आता है कौन कंट्रोल करता है, मेंडुला ऑब्लिंगाटा करता है। फिर है पित्त पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहिति है, ऐसा करके यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो हो जाएगा आपका अंडाशय हो जाएगा। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन, कौन से हार्मोन से यहाँ पे है ना, यूरिन जो होता है वो कंट्रोल होता है, कम बेसी हो सकता है। तो एडीएच हार्मोन जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर हार्मोन के बारे में भी हम लोग देख लेंगे, पहले यहाँ पे कि बहुत सारा चीज़ आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ज़्यादा अगर हार्मोन के बारे में पूछेगा तो हार्मोन को भी हम लोग यहाँ पे देख ही लेंगे, ठीक ना। मस्तिष्क से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मिला भी नहीं, हमको लगा कि ज़्यादा क्वेश्चन है बोल के हम यहाँ पे पूरा चैप्टर थे आपको बता दिए, लेकिन ठीक है जो आपको बताया गया है अभी और उसको आप पूरा देख चुके हैं तो हो सकता है वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे बोलता है दोनों को यहाँ पे मिलाना है। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन कहाँ से निकलेगा, आपका अग्नाशय से मिलेगा। फिर है प्रोजेस्टेरोन जो है वो है ना जनन ग्रंथि से यहाँ पे निकलता है। वृद्धि हार्मोन जो होता है वो कहाँ से मिलता है, ग्रोथ हार्मोन वो पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। कार्टिसोल जो है वो अधिवृक्क से निकलता है। और ये अगर आप मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर से यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है प्रोजेस्टेरोन है ना जो है वो है ना आपका कहाँ से आएगा, गर्भाशय से यहाँ पे है ना आएगा। फिर टेस्टोस्टेरोन करके यहाँ पे दिया गया, टेस्टोस्टेरोन जो है विषण है ना जो कि पुरुष हार्मोन है। फिर है थायरोक्सिन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा। और इंसुलिन तो आपको पता है कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। तो इसका ऑप्शन ए मिलाइएगा तो आपका सही आंसर मिल जाएगा। उसके बाद 117 में यहाँ पे बोलता है यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज का सांद्रण जो है स्थिर बना रहता है, मतलब ग्लूकोज बढ़ता नहीं है। तो उसके पीछे क्या है ना, इस कारण यह है कि प्राणियों के मामले में पीयूष ग्रंथि के हार्मोन उपापचय प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, यही होगा। अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है जो कि जो ग्लूकोज का है मात्रा जो है उसको बढ़ने नहीं देता है। तो ऑप्शन आपका 2 जो है वो सबसे बेटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 118 दिया है, अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो क्या हो सकता है। अग्नाशय में अगर खराबी हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागोन जो है वो नहीं बनेगा, और ये नहीं बनेगा तो आपको शुगर की बीमारी
भी हो सकता है। आगे दिया गया है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। देखिए अंतःस्रावी जो होता है उसमें कोई है ना आपको रक्त नलिका आपको देखने जैसे नलिका होता है ना उस तरह से नाली नहीं मिलेगा, और बहिःस्रावी में आपको नाली क्या होगा देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका पूछता है कि कौन सा अंतःस्रावी है और कौन सा बहिःस्रावी है। तो अग्नाशय जो है वो हम लोग देखते हैं पाचक ग्रंथ में भी हम लोग पढ़ेंगे और हार्मोन में भी पढ़ेंगे। तो हार्मोन जो होता है वो अंतःस्रावी होता है और पाचक ग्रंथि जो जनरली होता था वो बाह्यस्रावी में आता था। तो इस तरह आपको अग्नाशय दोनों चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, पाचन तंत्र में भी और हार्मोन में भी। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो है वो कौन सा है। तो इस तरह से अग्नाशय जो है वो पाचक रस क्या करता है निकालता है, और पूर्ण पाचक रस के तौर पे भी हम लोग है ना थोड़ा बहुत पूर्ण पाचक के तौर भी है ना थोड़ा बहुत इसको हम लोग क्या कर सकते हैं जान सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 120 में पूछा जा रहा है कि आपका अग्नाशय को पाचक रस उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन होता है वो हार्मोन जो है वो कौन है। रेनिन है, ट्रिप्सिन है, सिक्रेटिन है और पेप्सिन है। तो ये जो है वो सिक्रेटिन है। फिर है आपका इंसुलिन अंतःस्रावन हार्मोन है, ग्लाइकोलिपिड है, वशीय अम्ल है, पेप्टाइड है या एस्टेरॉल है। तो आपको पूछा जा रहा है कि ये किस तरह का है ना चारों ऑप्शन में क्या है। तो ये क्या है आपका पेप्टाइड है। इंसुलिन होता है क्या होता है स्टेरॉइड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, आपका वसा होता है, ये आपका पूछा गया है। तो ये एक प्रकार का क्या होता है आपका प्रोटीन होता है। प्रोटीन पेप्टाइड है ना ये मिलता जुलता है। तो यहाँ पे प्रोटीन यह आपको दिया गया है। इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ता, जिंक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 124, डायबिटीज इंसिपिड्स वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हो जाएगा ये आपका सही होता है। जो भी डायबिटीज़ पेशेंट रहते हैं उनको बार बार प्यास लगता है। फिर डायबिटीज़ वाला व्यक्ति विशोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त होता है। विशोप्रेसिन जो होता है उसका एक दूसरा भी नाम है एडीएच, और एडीएच अभी हम लोग देखे थे कि एडीएच जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होता है और यूरिन को ये क्या करता है कंट्रोल करता है। तो ये है ना आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सही है परंतु आर जो है वो आपका गलत है। फिर है विस्की पीने से मूत्र की बारंबारता बढ़ जाती है। तो ये तो आपका सही हो जाएगा। कथन जो है आपका बिल्कुल सही है। कारण जो है यहाँ पे क्या दिया है अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वेसोप्रेसिन। फिर वेसोप्रेसिन है, एडीएच हार्मोन है, एडीएच हार्मोन और अल्कोहल से वैसा कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे भी वही हो जाएगा। ए सही मतलब कथन सही है परंतु कारण जो है वो क्या है गलत है। निम्नलिखित में किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह यानी कि शुगर हो जाता है। तो इंसुलिन जो है ना उसी के कमी से जो कि अग्नाशय से अभी निकल रहा था, अगर इसका कमी हो जाता है तो आपको मधुमेह यानी कि शुगर बीमारी हो सकता है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है किससे होता है इंसुलिन का उत्पादन वो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा होता है, ये आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आ रहा है तो इसको देख ही लेते हैं, ठीक ना। जिसको ऐसे भी वीडियो छोड़ के जाना होगा वो अभी तक तो ऐसे भी चला गया होगा, तो उसके बारे में सोच के ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं हम लोग। जो है थोड़ा सा हार्मोन देख लेते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको भी आपको बता देंगे। तो जैसा कि आपको बताया गया था शरीर को कंट्रोल करने के लिए एक जो होता है आपका नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा जो होता है वो केमिकल ना कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। केमिकल का मतलब आप हार्मोन यहाँ पे ले सकते हैं। तो हार्मोन जो होता है हमारे शरीर को क्या करता है कंट्रोल करता है। तो ग्लैंड जो होता है दो तरह का होता है जो कि अभी आपको पूछा जा रहा बताया देखने को था ऑप्शन में। एक होता है बहिर्स्रावी और एक होता है अंतःस्रावी। ये नलिका युक्त होते हैं जबकि ये नलिका विहीन होते हैं। तो इसलिए हम बोले थे अग्नाशय जो है वो दोनों टाइप से है, नलिका युक्त भी और नलिका विहीन वाला भी आपको देखने को मिलता है। इसलिए उसको हम लोग है ना मिश्रित ग्लैंड के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ अग्नाशय। तो इसलिए बोले थे कि अगर आप क्लास नोट्स पढ़े हुए रहेंगे तो जितना भी क्वेश्चन है ना वो रटना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आपको क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। हम लोग का नियम क्या होता है पहले चैप्टर पढ़ना फिर क्वेश्चन पढ़ना, लेकिन आजकल क्या करता है लोग ना क्वेश्चन ही रटने का प्रयास करता है और क्वेश्चन रटते रहिएगा तो हो सकता है ऑप्शन में एलिमिनेट कर दे या क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दे, तो हो सकता है आपको वहां पे बनाने में परेशानी होगा। तो उम्मीद करते हैं आप क्लास नोट्स पढ़े होंगे उसके बाद क्वेश्चन वगैरह सब बना रहे होंगे, है ना। क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं कि बहुत लंबे टाइम से ये एग्जाम खींचा हुआ है, तो इतना तो हम मान के चल रहे हैं कि आप जरूर ये सब टॉपिक जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। अभी आपका बहुत तेजी से रिविजन करवा दिया जा रहा है। अगर नहीं भी पढ़े होंगे हाल फिलहाल में तो आपको ये सब चीज याद आ रहा होगा। हार्मोन जो है सर्वप्रथम स्टारलिंग के द्वारा यहाँ पे इसका नाम क्या किया गया था रखा गया था, यानी ये शब्द का प्रयोग किया गया था। ये है ना कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है। हार्मोन्स क्या होता है ये सूक्ष्म मात्रा में ये निकलते हैं और अपोषक रसायन है, मतलब पोषक तत्व नहीं होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वसा है, प्रोटीन है, इस तरह से पोषक तत्व नहीं है, अपोषक है और अंतरकोशिकीय संदेशवाहक है। यानी कि एक इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह वो क्या करेगा भेजेगा, जहां जहां तंत्रिका तंत्र जो है वो नहीं पहुंच पाएगा वहां पे हार्मोन्स पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और हार्मोन स्रावित करने वाले उत्तक हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ग्लैंड के बारे में ही पढ़ेंगे, जो है ना कौन कौन से ग्लैंड है वो देख लीजिए। हाइपोथैलेमस
हाइपोथैलेमस है, पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, अवटू है ना, जिसको थायराइड बोलते हैं, फिर पाराथायराइड है, पाराओटू है, फिर पेनक्रियाज है, अग्नाशय है, फिर अधिवृक्क है, एड्रेनल है, और जनन ग्रंथियां हैं यहाँ पे गोनाड्स है। हार्मोन स्रावित करने वाले उत्तक में कौन कौन सा है? हृदय, वृक्क और जठर आंतीय पथ के हार्मोन करके यहाँ पे है। तो ये टिश्यू के द्वारा है। तो सबसे पहले हम लोग ग्लैंड देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपका वहीं से आता है। तो हार्मोन जो होता है वो होता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया स्रावित करने वाले में हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस बोलता है तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं, यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन को ही क्या करता है? संश्लेषण और स्रावन को नियंत्रित करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो मास्टर ग्लैंड के तौर पर जाना जाता है, या मास्टर है ना के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि बाकी जो हार्मोन निकलना है उसको कंट्रोल करता है वो, लेकिन पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करने वाला कौन है? तो हाइपोथैलेमस है। मतलब कंट्रोल जो कर रहा है, समझ लीजिए है ना, उससे भी ऊपर कंट्रोल सिस्टम काम करता है कौन? हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे दो तरह के यहाँ पे है ना हार्मोन जो है वो निकलते हैं, एक होता है मोचक और एक होता है निरोधक। मोचक मतलब प्रेरित करेगा कुछ हार्मोन को निकालने के लिए, जैसे कि गैनाडोट्रोपिन करके दिया है, और निरोधी मतलब कुछ चीज को क्या करेगा? हार्मोन को रोकता है, निकलने से रोकता है, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको रोकता है। तो उसमें से एक हार्मोन का नाम दिया है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो इस तरह से ये दिया गया है, और इस तरह से हम लोगों को हाइपोथैलेमस में कुल कितने हार्मोन देखने को मिलते हैं? 9 हार्मोन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 9 हार्मोन को यहाँ पे याद करना है नहीं, और यहाँ पे हम लिखे भी नहीं है ना। तो यहाँ पे बोलता है जो निवाहिका परिवहन तंत्र या पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं और अग्र पीयूष ग्रंथि के कार्यों का क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट करेंगे। कहने का मतलब हाइपोथैलेमस जो होता है वहां से जो हार्मोन निकलते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको पीयूष ग्रंथि बोल रहे हैं, उसको वो क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। आगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि डायरेक्ट कुछ पहुंच रहा है, कुछ है ना इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या करता है? पहुंचता है। पीनियल ग्लैंड के बारे में यहाँ पे देख लीजिए। पीनियल ग्लैंड बोलता है ये जो है अग्र मस्तिष्क के पृष्ठ यानी ऊपरी भाग में स्थित होते हैं, जिसे मेलाटोनिन एवं एड्रीनोग्लोमेरुलोट्रोपिन नामक हार्मोन निकलते हैं। तो ये जो है आपका पीनियल ग्लैंड से निकलता है मेलाटोनिन और एड्रीनोग्लोमेरुलोट्रोपिन। नाम थोड़ा सा टफ है, इसको देख लीजिएगा। मेलाटोनिन का काम क्या है? स्किन का जो पिगमेंट है वो है, यही बोलता है ना, ज़्यादा अगर कहीं पे है ना ये क्या होने लगता है, एक जगह ज़्यादा जम जाता है तो वो तिल का क्या कर लेता है? रूप लेता है। तो इस तरह से ये जो है बायोलॉजिकल है ना जो रिदम है उसको भी मेलाटोनिन जो है वो क्या करता है? प्रभावित करता है। फिर दिया गया है पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी है ना ग्रंथि है, लेकिन मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बाकी जो ग्लैंड है उसको उससे जो हार्मोन निकल रहा है उसको वो क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। आगे यहाँ पे दिया गया है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को 2 भाग में बांटते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस जिसमें पास डिस्टेलिस करके दिया गया है, जिसमें है ना कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? जीएच है, पीआरएल है, प्रोलैक्टिन है, थायराइड प्रेरक हार्मोन टीएसएच है, एड्रेनोकॉर्टियोट्रोपिक हार्मोन है, एसीटीएच है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एलएच है, पुटिका प्रेरक हार्मोन एफएसएच है। फिर पास इंडिका मध्य पिंड जो है वो आपका है मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन एमएसएच है। तो इस तरह से ये मेंस में लिखने के लिए आया था जेपीएससी में। सोचे है ना, सोचिए ये 6 पिछला वाला जो मेंस था शायद उसमें आया था। सोचिए ये सब नाम आपको याद करके जाना होगा अगर आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो। न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है वहाँ पे पश्च पीयूष ग्रंथि है, उसमें बोलता है यह हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित होता है, जो कि तंत्रिका कोशिका द्वारा पश्च पीयूष ग्रंथि तक पहुंचता है। ऑक्सीटॉक्सिन और वैसोप्रेसिन, एडीएच। अभी एडीएच के बारे में आया था ना, वही चीज़ एडीएच है। तो आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर एडिनो हाइपोफाइसिस है। फिर यहाँ दूरस्थ पिंड अग्र पीयूष ग्रंथि में यहाँ पे वृद्धि हार्मोन दिया गया। एक हार्मोन के बारे में दिया है, नाम से पता चल रहा है कि ये अधिक स्राव से अतिकायता होता है, अल्प स्राव से यहाँ पे आपको बौनापन देखने को मिलता है। फिर प्रोलैक्टिन जो है दूध महिलाओं में दुग्ध स्राव को उत्प्रेरित करता है। टीएसएच है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। फिर आपका एड्रेनोकॉर्टियोट्रोपिक हार्मोन है, ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, और एड्रिनल ग्लैंड जो है से निकलने वाले हार्मोन को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। मतलब समझ रहे हैं ना कि जितने भी ग्लैंड से हार्मोन निकल रहे हो उसको कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन निकाल रहा है, और उसी के बारे में बताया जा रहा है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है महिलाओं में ल्यूटोट्रोपिन कहलाता है, और टेस्टोरोन, नर में टेस्टोरोन और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन को ये क्या करता है? स्रावित करता है या नियंत्रित करता है। पुटिका हार्मोन जो है, पुटिका प्रेरक हार्मोन एफएसएच है, यहाँ बोलता है नर में वृषण में शुक्राणु स्पर्म के जनन में सहायता करता है, और मादा में ओवरी में फॉलिकल की वृद्धि में ये करेगा? मदद करेगा। उसके बाद है पास इंडिया मध्य पिंड में है मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन। तो आपको बताया गया त्वचा के रंग, तिल चकते बनने में होते हैं, और वर्ण जो है पिगमेंट है, चेहरा का रंग है, बॉडी का कलर जो है ये इस पर डिपेंड करता है। फिर है यहाँ पे आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस है, इससे निकलता है ऑक्सीटॉक्सिन, और ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है वो प्रसव के समय, लेबर पेन के समय यहाँ पे ये क्या होता है? निकलता है, जो कि पेशियों में संकुचन ये को प्रेरित करता है। दुग्ध ग्रंथियों को भी ये क्या करता है? स्रावित करने प्रेरित करता है, और इस तरह से गाय भैंस के थनों में ये ऑक्सीटॉक्सिन क्या किया जाता था? दिया जाता था, या
अभी भी लगाया जाता है, ऐसा बोलता है। फिर है वेसोप्रेसिन या एडीएच, जो कि अभी आपको पूछा गया, जल के पुनः अवशोषण में किडनी का ये क्या करता है, सहायता करता है। अगर इसका कमी हो गया तो यहाँ पे जल का अवशोषण क्या हो जाएगा, कम होगा और शरीर में यूरिन ज़्यादा मिलेगा। और इसका मात्रा अगर ज़्यादा हो गया वृक्क में, किडनी में, तो पानी का अवशोषण ज़्यादा हो जाएगा और इस तरह से हमारा यूरिन जो है वो गाढ़ा बनेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में यहाँ पे बोलता है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, जैसे सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो क्या है, लीवर है, उसी तरह से अंतःस्रावी ग्रंथि अगर बोला जाएगा तो आपका थायराइड है। फिर है यहाँ पे जो हार्मोन निकलता है TH4 है, TH3 है, जिसको है ना थायरोक्सिन के नाम से भी जानते हैं, TH4 को। उसके बाद ये आयोडीन की आवश्यकता होता है थायरोक्सिन के संश्लेषण में, यानी कि इसके बनने में। तो ये चीज़ दिया गया आयोडीन की कमी के लिए अथायराइडता, मतलब अगर शरीर में आयोडीन का कमी हो गया तो गलगंड हम लोग जो बोलते हैं ना, गला फूल जाता है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहाँ पे है ना अनियमित हो जाता है, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, उपापचय है को नियंत्रण करने में भी यहाँ पे ये काम करता है थायराइड। तो इस तरह से थायरोकैल्सिटोनिन TCT एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन का भी स्राव करता है, जो कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को भी ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। फिर है PRAO2। PRAO2 में 4 पैराथायराइड यहाँ पे ग्रंथियाँ आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इसी से लगा हुआ है, ये थायराइड ग्रंथि और इसी से PRAO2 करके यहाँ पे पैराथायराइड ग्रंथि यहाँ पे लिखा हुआ है। पैराथायराइड जो है हार्मोन निकालता है, ये कैल्शियम आयन को क्या करता है, अवशोषित करता है। PTH अगर यहाँ पे कमी हो गया तो कैल्शियम आयन जो मात्रा है उसका कम हो जाएगा। और इस तरह से चूंकि हम लोग जानते हैं कि हड्डी में जो मुख्य तत्व होते हैं वो कैल्शियम होते हैं, तो इस तरह से कैल्शियम की कमी से आपका हड्डी में ऐंठन आ सकता है, जकड़न आ सकता है, या कंपन आ सकता है, या ना इस तरह की बीमारी आपको देखने को मिल सकती है। अग्नाशय पैनक्रियास से हम लोग जानते हैं मिश्रित ग्रंथि है। और लैंगरहंस द्वीप से यहाँ पे आपका 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो हार्मोन है अल्फा कोशिका से निकलता है, जो हार्मोन का नाम है क्या, ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लाइकोजेन है ना, ये काम करता है क्या, यकृत यानी लिवर कोशिकाओं पर कार्य कर ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में तोड़कर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। तो ग्लाइकोजोन रहेगा वो शुगर का लेवल को बढ़ा देगा, लेकिन बीटा कोशिका से जो इंसुलिन निकलता है वो क्या करता है, जो ग्लाइकोजोन है ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, यानी कि जो ज़्यादा शुगर हो जाएगा उसको क्या कर देगा, ग्लाइकोजेन बना देगा। तो इस तरह से शुगर का लेवल को ये क्या करता है, कम करता है। और इसीलिए कहा जाता है अगर इंसुलिन का मात्रा अगर कम हो जाए तो यहाँ पे शुगर का मात्रा जो है शरीर में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक दूसरे का अपोजिट है ना, अगर इंसुलिन कम हो जाएगा शुगर मात्रा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इंसुलिन जो है शुगर को किस में बदल रहा है, ग्लाइकोजेन में बदल रहा है। तो ग्लाइकोजेन में अगर नहीं बदलेगा तो बाकी सारा शुगर तो हमारे शरीर में प्रेजेंट रहेगा, और इस तरह से शुगर का बीमारी हमको देखने को मिल सकता है, मधुमेह हो सकता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। अब आगे हम लोग देखते हैं एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल जो होता है वो किडनी के ऊपर यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, रंग पीला आकार पिरामिड के जैसा यहाँ पे होता है, और 2 प्रकार के ऊतकों से ये क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। सबसे पहले एड्रेनलिन है, फिर नॉर एड्रेनलिन है, फिर है ना ये हार्मोन यहाँ से निकलता है। दूसरा है अधिवृक्क वल्कुट है, एड्रोलोस्टेरॉन है, कार्टिसोल है और एंड्रोजन है। अधिवृक्क मध्यांश जो है एड्रेनलिन तथा नॉर एड्रेनलिन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं है ना फाइट और फ्लाइट, लड़ो और कूदो। और ये आपातकाल, जैसे हम लोग एक्सीडेंट हो जाता है तो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग चोट लगे हुए रहते हैं लेकिन फिर भी उठ के है ना कम से कम हॉस्पिटल तक या घर तक या नज़दीक में कोई है वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और उसके बाद पूरा अधीर हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, ये है ना जब हम लोग डर जाते हैं या जब हम लोग आपातकाल की स्थिति में रहते हैं तब ये हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है। तो पुतली का फैला हो गया, रोंगटे खड़े होना, पसीना आना, आना, ये सब जो है आपका देखने को मिलता है इस समय। अधिवृक्क वल्कुट में एल्डोस्टेरोन करके है, ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कार्टिसोल जो है हार्मोन तनाव को, ये भी तनाव यानी प्रेशर के समय ये रिलीज होता है। और एड्रोजन जो है पुरुष विशेषताओं तथा प्रजनन क्षमताओं के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। फिर यहाँ पे है ना जननांग में है, मेल में है एंड्रोजन्स करके है, एक नर हार्मोन है जिसके अंतर्गत सबसे प्रमुख हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, है ना, ये आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। फिर यहाँ पे मादा हार्मोन में देखिएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है नारी विकास हार्मोन इसको कहा जाता है, और ये जो है प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे स्तन ग्रंथियों की वृद्धि पे क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। फिर रिलैक्सिंग जो है वो बच्चों के जन्म के समय या गर्भाशय ना यूट्रस में ये क्या करता है, मांसपेशियों को ढीला करता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, केवल प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिंग और एस्ट्रोजन जो है वो क्या है, फीमेल हार्मोन है, इतना आपको याद रखना है, ठीक ना। फिर हार्मोन से ही संबंधित यहाँ पे दिया गया है हृदय है, वृक्क है, जठर आंत पथ के हार्मोन है। हृदय से कौन आता है, ANF करके आता है, एड्रियल नेट्रोयूरेटिक कारक करके रक्तदाब को अति करता है। वृक्क जो है किडनी है वो क्या करता है, इरिथ्रोपोइटीन करके है ना, पोइटीन करके RBC के निर्माण को प्रेरित करता है। जठर में है गैस्ट्रिन, ये गैस्ट्रिन आपको दिया पढ़ने को मिला होगा। HCl और टैप्सिनोजेन के स्राव को क्या करता है,
प्रेरित करता है। फिर सेक्रेटिन, ये आपको सवाल पूछा गया है, बहिर्स्रावी अग्नाशय में काम करता है और जल तथा बाइकार्बोनेट आयनों के स्राव को प्रेरित करता है। फिर है कोलिसिस्टोकाइनिन करके अग्नाशय तथा पित्ताशय दोनों पर कार्य करता है, क्रमशः अग्नाशय एंजाइम और पित्त रस के स्राव को ये क्या करेगा, प्रेरित करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे हम लोग बचे हुए क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 128 है। क्वेश्चन नंबर 128 है, इंसुलिन एक प्रकार का है, हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है, नमक है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही दिख रहा होगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन जो है अभी हम लोग बना चुके हैं। 129 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर फिर वही है कि इंसुलिन जो है प्राप्त कहाँ से होता है, डहेलिया की जड़ों से। सॉरी, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन था ना, हार्मोन नहीं है, ये कहाँ से प्राप्त होता है, डहेलिया की जड़ों से। फिर यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है, इंसुलिन रक्त शर्करा को ये क्या करता है, ग्लूकोज को यहाँ पे नियंत्रित करता है। ये बिल्कुल सही मिलान है। जो गलत है उसको ढूंढना है। तो चलिए, पहला वाला तो सही था। दूसरा है मेलाटोनिन जो है निद्रा का नियंत्रण करता है, वो भी सही है। ऑक्सीटॉक्सिन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का निस्सारण करता है। फिर गैस्ट्रिन है, रक्तचाप का नियमन करता है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। ब्लड प्रेशर से वो रिलेटेड नहीं है। 131 है, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन में से किसके मोचन को प्रेरित करता है, क्या कौन सा हार्मोन जो है वो निकलता है, तो वो कौन सा हार्मोन होगा, ऑक्सीटॉक्सिन होगा। निम्नलिखित में फिर से स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावन करने के लिए जो है ना भूमिका निभाता है वो कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटॉक्सिन, जो कि गाय भैंस में दिया जाता है, वो आपको बताया गया था। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन नहीं है, मतलब यहाँ पे एक प्रोटीन नहीं है ये आपको पूछा गया है। तो कैरोटीन है, फाइब्रिन है, ऑक्सीटॉक्सिन है और कोलेजन है। तो ऑक्सीटॉक्सिन एक हार्मोन है। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटॉक्सिन का स्रावन करती है, ये पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, ऐसा करके यहाँ पे पूछा गया है। इसका सही अंतर है परावटु, जिसको हम लोग पाराथायरॉयड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। गाय भैंस के थनों में कौन सा दिया जाता है, ऑक्सीटॉक्सिन, ताकि दुग्ध का ज़्यादा श्रवण हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 137, थायरोक्सिन जो है वो क्या है, विटामिन है, हार्मोन है, एंजाइम है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं हार्मोन है, इसीलिए आपको पहले चैप्टर को कंप्लीट कर दिया गया था, या इंट्रोडक्शन हम मतलब एक रिविजन टाइप से करवा दिया गया था शॉर्ट नोट्स से। आयोडीन युक्त हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, तो थायराइड जो होता है, हम लोग थायराइड जो ग्लैंड है उसमें हम लोग पढ़े थे थायरोक्सिन, उसमें आपको क्या मिलता है, क्या का कंटेंट रहता है, आयोडीन का रहता है। तो इसी की कमी से आपका गलकंड नाम का बीमारी होता है। तो ये जो है थायरोक्सिन हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह है क्या है, थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है और ये इसी के कारण गलगंड हो जाता है अगर इसके कमी से, सॉरी इसके किससे, कमी से। यहाँ पे कथन और उसका क्या दिया गया है, कारण पहाड़ी क्षेत्रों में घींगा रोग एक सामान्य बीमारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है, दोनों सही है। पहाड़ी क्षेत्र में ये हम लोगों को देखने को मिलता है और आयोडीन की कमी से ही ये होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है, क्या है आपको यहाँ पे बताना है, तो यह एक एमिनो अम्ल है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी ग्रंथ जो है वो कौन होता है, तो ये होता है TSH, है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। शुरुआत में आपको बताया गया था जब रिवीजन करवाया जा रहा था। 143 बोलता है आयोडीन की कमी से कौन सा होता है, तो आयोडीन का कमी से कौन सा रोग होता है, घींगा रोग। फिर से यहाँ पे मिलाने के लिए दिया है एड्रेनलिन जो होगा, है ना, उसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रोध, भय और खतरा को, है ना, के समय होता है, एक तरह से कह सकते हैं स्ट्रेस वाला हार्मोन है। उसके बाद है आपका एस्ट्रोजन जो है वो स्त्रियां से है, इंसुलिन जो है आपका ग्लूकोज से नियंत्रण करता है और फेरोमोन जो है वो गंध के बोध से साथी को क्या करता है, आकर्षित करता है। ये चीज़ आपका यहाँ पे दिया हुआ था। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा आपका C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो अभी जैसे कि हम लोग पढ़े थे, स्ट्रेस के समय ये हार्मोन रिलीज होता है और ये हार्मोन जो है वो कौन है, एड्रेनलिन, है ना। उसके बाद है यहाँ पे आपका दूसरा ये जो क्वेश्चन है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, ये कौन सा, है ना, हार्मोन है, ये आपको पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एड्रेनलिन है ना, एड्रेलिन। यहाँ पे ड्रॉ छूट गया है, ठीक ना। फिर है एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, ये पूछा जा रहा है। तो एस्ट्रोजन जो होता है वो मादा पुटिका के द्वारा होता है, ये मादा हार्मोन है। एस्ट्रोजन क्या है, अस्थि है, हार्मोन है, तो ये एक प्रकार का मादा हार्मोन है। 49 क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है 149,
निम्नलिखित में हार्मोन में कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन। तो एस्ट्रोजन अभी बार बार रिपीट हो रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 150 यहाँ पे बोलता है, देखिए यहाँ पे विचार करने के लिए बोल रहा है और यहाँ पे बोलता है कौन सा कथन जो है वो सही है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। फर्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैट्रोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। ये है ना आपका सही है। सोमैट्रोट्रोपिन हार्मोन को ही हम लोग जीएच हार्मोन के नाम से जानते हैं, यानी ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो व्यायाम करने से ये बढ़ता है, ऐसा यहाँ पे किताब में दिया हुआ था और ये सही भी है। पुरुषों की जनन ग्रंथियाँ प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करती हैं। ये है ना आपका एक तरह से महिला हार्मोन है, लेकिन सूक्ष्म रूप में ये जो है पुरुषों के द्वारा भी उत्पन्न किया जाता है। ये किताब में दिया हुआ था, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ था। महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियाँ टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करती हैं और ये भी है ना आपका दिया हुआ था कि कम मात्रा में ये जो होता है वो आपका 1 मिनट अधिवृक्क ग्रंथियाँ ना, अधिवृक्क ग्रंथियाँ यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथियाँ जो है ये टेस्टोस्टेरोन, हाँ ये जो है आपका कम मात्रा में स्त्री जो है वहाँ पे उत्पन्न होता है। जो एक्चुअली जो है ये पुरुष हार्मोन है, लेकिन कम मात्रा में अधिवृक्क ग्रंथियाँ जो है टेस्टोस्टेरोन भी उत्पन्न करती हैं। स्ट्रेस के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों में सामान्य की तुलना में बहुत कम मात्रा में कार्टिसोल मोचित होता है। कम मात्रा में नहीं होता है, ये अधिक मात्रा में होता है। तो इस तरह से 1, 2 और 3 स्टेटमेंट जो है वो सही है। फिर से यहाँ पे मिलाने के लिए दिया गया है। हार्मोन जो है वो है ना आपका टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। एंजाइम जो हो जाएगा आपका एंजाइम यहाँ पे दिया गया है, तो एंजाइम में क्या हो जाएगा? लाइपेज एक प्रकार के क्या है? एंजाइम है। फिर है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या है? तो फॉस्फोलिपिड जो है एक लेसेथीन करके यहाँ पे आंसर देता है और बहुलक जो है पॉलीथीन, तो एक क्या है? पॉलीमर है, ये हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं क्या है। आज इसको ख़त्म ही कर देते हैं। वन 152 बोलता है निम्नलिखित पे विचार कीजिए, यहाँ पे बोला गया है और आपको ये गुण किसके हैं ये पूछा गया है, ठीक ना। तो चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो पहला ग्रंथि तो यकृत है, तो यकृत के बारे में तो नहीं बोला जा रहा होगा। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। तो इस तरह से इसका जो सबसे अच्छा एक तरह से कह सकते हैं ये गुण जो होगा, या सबसे बेहतर जो गुण यहाँ पे हम कह सकते हैं चारों ऑप्शन में होगा, वो अग्नाशय का के संदर्भ में ये हम देख सकते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती है? ऐसा करके यहाँ पे दिया गया है। तो वाहिनी विहीन कहने का मतलब है नलिका नहीं होता है। तो नलिका किसमें नहीं होगा? जिसमें हार्मोन ना बहेगा। तो अंतःस्रावी यहाँ खादी नहीं है। अंतःस्रावी जो है ग्रंथि जो हो जाएगा उसमें नलिका विहीन होते हैं और नलिका वाला जो होता है बहिस्रावी होता है। उसके बाद आपका 54 क्वेश्चन नंबर देखिए। 154 में दिया गया मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फोरेट को विनियमित यानी कि रेगुलेट करता है? तो ये जो है आपका पाराथायराइड है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। तीव्र प्रकाश से शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। ये चीज़ आपका यहाँ पे दिया गया। आपको बताना है कथन कारण में कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपका कथन तो सही सत्य है, लेकिन जो कारण है वो क्या हो जाएगा? आपका गलत है। अंधेरे में ये हार्मोन, अंधेरे का हार्मोन ये कहा जाता है। अंधेरे में ये अधिक उत्पादन होगा ना, रोशनी में नहीं होता है। उसके बाद है मानव शरीर में सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि आपको पूछा गया है। तो सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पे होती है ये पूछा जा रहा है। तो निषेचन जो होता है वो आपका अंडवाहिनी में होता है। मानव के शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु और डिंब को निषेचित करता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डिंब वाहिनी, फैल्लोपियन ट्यूब के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुनिश्चित कर रखते हैं, यहाँ पे बोला गया है। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा एक। क्वेश्चन नंबर 160 है मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो मानव जो भ्रूण होता है उसका स्पंदन कब होता है हृदय, वो पूछा गया है। तो अपने परिवर्धन के जो चतुर्थ सप्ताह यानी कि चौथा सप्ताह होता है उसमें स्पंदन जो है यानी धड़कन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद 161 बोलता है निम्नलिखित में कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ही, एमनियन करके देता है, तव करके यहाँ पे दिया हुआ है, यही आंसर दिया हुआ था एमनियन।
हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, किससे बना है? ये 4 ऑप्शन में आपका दिया गया है। आपका अस्थि से है, शरीर के अंगों से, त्वचा मांसपेशी अंगों से या जल से। तो जल जो होता है हमारे शरीर का 60 to 70% होता है, तो ये सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 है, मानव शरीर में होता है तो लगभग 70% पानी होता है या 20 से 30, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। 70% यहाँ पे हमारे शरीर में जो है वो पानी मौजूद रहता है, 60 से 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? फिर से वही चीज़ दिया गया, जल में हाइड्रोजन होता है ना, तो हाइड्रोजन जो होता है वो लगभग आपका 9.5 होगा, ये 3.2% होगा, ये 18.5% होता है और 6.65% होता है। तो इसके अनुसार से हम गलत बोल रहे थे, हाइड्रोजन नहीं बल्कि ऑक्सीजन होता है ना। जहाँ तक हमको लग रहा है ऑक्सीजन ही होना चाहिए, एक बार आप क्रॉस चेक इसको कर सकते हैं। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन होता है? तो यहाँ पे तत्व में जो भी दिया गया है उसमें कैल्शियम होगा। आपका लोहा, सोडियम, फास्फोरस के तुलना में कैल्शियम ज़्यादा होता है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर की हड्डियों की संख्या कितनी होगी? तो 206 है, जो कि किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं देखने को मिल रहा है। फिर है, निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है? तो छोटी हड्डी जो है स्टेप्स बोलते हैं उसको, है ना। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 28 हड्डियां होती हैं। निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? पसलियों के कितने जोड़े हैं? यहाँ पे दिया गया है पसलियों के 12 जोड़े हैं। फिर 171 है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है वो कैसे होती है? ठोस होती है। फिर शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो ये जो है कूल्हे के जोड़ में का प्रतिस्थापन है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम फॉस्फेट का। 173, निम्नलिखित में कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे आवश्यक नहीं है, ये चीज को आपको ध्यान देना है क्योंकि पूछा यही जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 दांत। 176, निम्नलिखित में कौन सा शरीर हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो ये जो हो जाएगा आपका दंत इनेमल होगा, है ना, जो दांत में रहता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े में होती है। जब चींटियां काटती है, तो ये एक्स्ट्रा इस चैप्टर में पूछ रहा था, तो ये दूसरा टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, फॉर्मिक एसिड, है ना। फिर लास्ट में यहाँ पे आपका 179 में बोलता है, मकड़ियों में उत्पादित रेशम को हम क्या बोलते हैं? गॉसियन रेशम। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यहाँ पे बोला गया है, तो पूछा गया है कौन सा सही है। और ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आपका 1, 2 और 3 ये सही होगा। पीता कृमि उभयलिंगी होते हैं, गोल कृमि अलग अलग सेक्स के होते हैं, और फाइलेरिया जो होता है वो सूत्र कृमि से होता है, गिनी कृमि एनालिड होता है। ये चीज़ हम लोग, आपका ये स्टेटमेंट गलत है, ये पिछले टेस्ट में ही हम लोग चर्चा कर चुके थे, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोगों का 150 क्वेश्चन बच जाता है, जो कि लास्ट टेस्ट होगा, और इस तरह से हम लोगों का 150 क्वेश्चन जो है वो अब सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 300 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, 120 क्वेश्चन, और फिर प्लस में 180 क्वेश्चन बचा हुआ 1.5 क्वेश्चन। प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 वीडियो में आपका समाप्त कर दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।